ढाल मतलब स्लोप। स्लोप मतलब किसी भी स्थलाकृति, ठीक है। स्थलाकृति आपके आंखों के सामने नजर आई, वह स्थलाकृति आपको कैसे दिखी, ठीक है। दिखने में कहने का मतलब वह आकृति एक जैसी हुई। दूसरी स्थलाकृति आप देखें, अब वह दूसरी स्थलाकृति प्रथम स्थलाकृति मतलब पहली बार जो आप स्थलाकृति को देखे थे उससे भिन्न आकार की वो हुई, ठीक है। कहने का मतलब वह किसी और डिजाइन की थी, वह स्थलाकृति किसी और डिजाइन की है। यह कैसे? उसका कारण सिर्फ स्लोप मतलब ढाल ही है, ठीक है। कहने का मतलब कोई स्थलाकृति अगर आप ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे है वो, और कोई स्थलाकृति आप ऐसे देख लिए, ठीक है। कोई स्थलाकृति आप इस तरीके से देख लिए, कोई स्थलाकृति आप इस तरीके से देख लिए। कहने का मतलब क्या है, यह जो ढाल है यही डिसाइड करता है स्थलाकृतियों को, और स्थलाकृतियों को ही नहीं, यह ढाल हमारे ऊपर भी लागू होता है। कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अत्यधिक सुंदर है, कोई व्यक्ति अत्यधिक सुंदर नहीं है। कहने का मतलब अपेक्षाकृत वह सुंदर नहीं है। कारण क्या है, उसके नाक का ढाल, होठों का ढाल, गाल का ढाल, मत्थे का ढाल, मतलब यह ढाल ही डिसाइड करता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी प्राणी रुचिकर है या नहीं है। फिलहाल हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब ज्योग्राफी में हमें सिर्फ स्थलों मतलब जितने भी स्थल खंड हैं उनके ढाल को देखना है, और एग्जाम में उससे संबंधित कितने प्रश्न और कैसे कैसे आते हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है। नमस्कार, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद कुलदीप, जिस पर केवल ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको रेफ़र करिए, मतलब इसको शेयर करिए अन्य भी स्टूडेंटों के पास जिन्हें ज्योग्राफी के जो भी कंटेंट हैं उनके समझ में नहीं आता है, उनको सरल से सरल शब्दों में यहाँ पर प्रोवाइड हम कराते हैं। उनके पास ज़रूर यह वीडियो शेयर करिएगा। ढाल, जो कि पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उनका यह ढाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो किसी भी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव को ढाल कहते हैं। इससे यह साबित होता है ढाल किसी सतह के झुकाव को प्रदर्शित करता है। देखिए, अब कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी स्थलाकृति देखते हैं, एक स्थलाकृति ये हो गई और एक स्थलाकृति ये हो गई मान लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यह स्थलाकृति, इसमें कितने ढाल हैं? दो ढाल हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं दो ढाल हैं, एक ढाल ये और एक ढाल ये, ठीक है। यह दोनों ढाल मिलकर के इस स्थलाकृति को एक विशेष रूप प्रदान कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चट्टान है और इस चट्टान पर हो सकता है अपक्षय और अपर्दन के द्वारा यह चट्टान एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित भी हो गए हैं, या यह अपर्दन भी इनका हो गया है, ऊंचाई से जमीन की तरफ प्रवाहित हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो कट छट चुके हैं वह क्या हो गए हैं, एक ढाल इनको एक नई स्थलाकृति बनाने पर विवश कर दिया है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ढाल है, यहाँ पर कैसे ये ढाल, ठीक है, ये ढाल, ये स्लोप। अब ये स्लोप कैसे बनता है इसको हम आगे चल के पढ़ाएंगे कि स्लोप किस किस तरीके से किन किन स्रोतों के द्वारा जो अपर्दन होता है उससे अलग अलग किस्म के ढाल बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इधर एक ढाल, इधर एक ढाल, इधर एक ढाल, मतलब एक स्थलाकृति में हो सकता है कभी अपक्षय और अपर्दन के द्वारा यह भी कटे छटे, ठीक है। यह जब कटे छटेगा तो हो सकता है ऐसे ऐसे ये भी बन जाए, ठीक है। तो इसमें कई ढाल बन सकते हैं। देखिए, कोई भी पर्वत या कोई भी स्थलाकृति हो, ठीक है, वह हमेशा शाश्वत नहीं रहती है, वह कभी न कभी घिस पिट करके छोटी होती चली जाती है। देखिए, कोई भी स्थलाकृति अगर बड़ी है तो कभी न कभी वह कटेगी छटेगी, तो जब छोटी होगी तो हो सकता है अभी तो इसके दो ढाल हैं, लेकिन बाद में इस तरीके से कट छट करके जगह जगह से वह कई ढालों में वह बिखर सकते हैं, कई ढाल उनके बन सकते हैं और उसमें उच्चावच का अत्यधिक विकास हो सकता है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत स्लोप तो समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ढाल क्या होता है थोड़ा सा सेंस तो आपके
दिमाग में हो गया होगा कि ढाल इसी को कहते हैं। हम ढाल पढ़ने वाले हैं और ढाल में क्या क्या चीज़ें ऐसे हमको पढ़नी हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढाल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी पर्वत है, ठीक है, या कोई भी ऊंची स्थलाकृति है। देखिए, हम अगर स्थलाकृति की बात करते हैं तो अगर सरफेस है, हमारी जो भूमि है, ठीक है, ये भूमि है, अगर इस पर जो भी स्थलखंड उठ गए हैं इस सरफेस के ऊपर, उसको स्थलाकृति कहेंगे, ठीक है। अब वह स्थलाकृति डिसाइड करेगी कि उसका स्लोप क्या है और उसको हम देख करके ये बताएंगे ये पर्वत है या पठार है, ठीक है। देखिए, पर्वत भी ऊंचाई पर रहता है और पठार भी ऊंचाई पर रहता है। अंतर सिर्फ यही होता है कि पर्वत जो है इस तरीके से होता है और पठार जो है इस तरीके का होता है, ठीक है। ऊंचाई हो सकता है दोनों की बराबर, ठीक है, दोनों की ऊंचाई हो सकता है बराबर हो, लेकिन यही ढाल ही निश्चित करता है कि वह पर्वत है या पठार है। अब हम देखते हैं ढाल के तत्व। देखिए, ढाल के तत्व नाम सुन करके आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आपके दिमाग में यही चल रहा होगा आखिरकार एक ढाल है, उसके कौन से तत्व? तो जी नहीं, होता क्या है, कोई भी स्थलाकृति है, ऊंचाई पर बढ़ गई है, ठीक है, वहां से स्लोप किसी न किसी स्रोत के द्वारा बनते हैं। हो सकता है पहाड़ों से, पर्वतों से जो भी जल प्रवाहित होता है, मतलब जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं, हो सकता है वह कहीं पर तीव्र हो, कहीं पर धीमी हो, कहीं पर तीव्र हो, फिर कहीं पर धीमी हो। तो उनके जो फ्लो होते हैं, जल के जो फ्लो होते हैं या नदियों के जल का जो फ्लो होता है, वह कभी न कभी ज़्यादा अपर्दन करते हुए चलता है और कभी अपर्दन नहीं कर पाता है। तो जिस वजह से जहां पर नदियों के द्वारा अपर्दन हो जाता है वहां पर ढाल तीव्र खड़े हो जाते हैं, और जहां पर नहीं हो पाता है वहां पर ढाल उतने तीव्र नहीं हो पाते हैं। दो वैज्ञानिक थे, ए वुड और सी किंग, ठीक है, यह दोनों बताते हैं ढाल के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व अब वो कैसे होते हैं? आखिरकार प्रैक्टिकल की दृष्टि से अगर हम देखें भी तो हमको ऐसे मोटे मोटे तौर पर, देखिए, अगर आपको एक स्थलाकृति दिखती है दूर से, ठीक है, वहां पर आप मोटे मोटे तौर से 4 उसके तत्व देख सकते हैं, ठीक है। तो पास में आप जाते हैं, वही 4 तत्व एक छोटे से क्षेत्र में भी दिख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर एक बड़ा सा पर्वत है, इसके 4 तत्व आप ढाल के देख सकते हैं, लेकिन आप इस पर चढ़ जाते हैं, इसी पर्वत पर चढ़ जाते हैं, तो हो सकता है छोटे से क्षेत्र में भी वो 4 तत्व देख लें। तो ये नहीं कहना हुआ कि देखिए 4 तत्व इसके दूर से जब हम देखें और नज़दीक जब गए 4 तत्व, यहाँ ढलान जो है इसके भी 4 तत्व, ऐसा नहीं है। एक संपूर्ण में अपनी स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति का जो ढाल है, तो ढाल बना तभी तो वो स्थलाकृति बनी। स्थलाकृति जब बनी तो दूर से देखने पर यह समझ में आता है इन जो ढाल हैं 2, इनके 4 तत्व हैं, ठीक है। देखिए, ढाल के 4 तत्व हम इस प्रकार से देखेंगे कि अगर किसी ढाल, ठीक है, यह कोई स्थलाकृति है, इसका जो ढाल है वह मुख्य रूप से किन किन भागों में विभाजित रहता है, इसको हम देखेंगे। तो हमें यह देखने में आता है कि उत्तलता, ठीक है, इसे उन्नतोदर ढाल भी कहा जाता है। यह उत्तलता जो होता है वह सबसे ऊपरी भाग पर, कोई पहाड़ी है, ठीक है, उसका जो सबसे ऊपरी भाग होगा, ठीक है, वह ज़्यादा संकीर्ण होगा कि जो निचला भाग होगा वह ज़्यादा संकीर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, अगर यह पर्वत का सबसे चौड़ा भाग कहाँ है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सबसे नोकीला जो भाग है यह सबसे सकरा भाग होता है, ठीक है, यह उत्तल होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, तो इसको उत्तलता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी, मतलब समझ लीजिए किसी चीज़ को रखा जाए तो जब वो लुढ़कने लगेगी तो सबसे तीव्र कहाँ लुढ़केगी, यहाँ से रखने के बाद तीव्रता से यहाँ आएगी कि यहाँ से रखने के बाद तीव्रता से आएगी? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर रखेंगे जब हम किसी चीज़ को या जल को अगर हम गिराते हैं तो यहाँ से सरकेगा या जब जल तो बहुत तीव्र से, ठीक है, तो इसको उत्तल कहते हैं, उत्तलता, ठीक है। यह एक पार्ट हो गया किसी भी स्थलाकृति का या प्रथम पार्ट हो गया,
ठीक है। तो देखिए, जब कोई भी जल किसी स्थान से एकदम से लुढ़केगा, ठीक है, तो वह क्या एकदम से आखिरकार ये जब गिरेगा तो यह फ्री होकर तो गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं एक बार टकराएगा। आखिरकार यह देखिए, यहां से यह जब किसी जल को गिराया जाएगा तो यह कैसे है, ये इस फ्रेम में है। अगर हो सकता था कि यह यहां से ऐसे होता, यहां से गिराया जाता, तब तो ये जमीन पे गिर जाता, लेकिन ऐसे ये नहीं है, यह है ऐसे। तो यहां से कोई चीज गिराई जाएगी तो ये लड़ेगी यहां पर ना, लड़ लड़ करके गिरेगा, कोई भी चीज यहां से लड़ लड़ के गिरेगा। तो जब यह उत्तलता, मतलब यहां से जब यह छोड़ा जाएगा जल, ठीक है, नदियां जब अपने जल को निकालेंगी तो सर्वप्रथम यहां पर लड़ेंगी। कहने का मतलब कहीं ना एक बार, पहली बार जब वो लड़ेंगी, क्योंकि ऊंचाई बहुत अधिक है, गुरुत्वाकर्षण बल उन पर बहुत ज़्यादा कार्य करेगा। जब बहुत ज़्यादा कार्य करेगा तब वह जल ऊपरी हिस्से से जब निकलेंगे तो बहुत तीव्रता से निकलेंगी। जब वह बहुत तीव्रता से निकलेंगी तो यह ढाल, चूंकि यह ढाल बाहर की तरफ निकला हुआ है, अब यहाँ से कोई चीज़ गिरेगा तो सर्वप्रथम आकर यहीं पर पहले टकराएगा, एक स्थान पर होगा जहाँ पर टकराएगा। तो वहाँ जहाँ टकराएगा तो वहाँ पर इतना ज़्यादा अपर्दन होगा कि वह कट छट करके सीधा ढाल बन जाएगा। तो होता क्या है, उत्तलता से नदियाँ जब बहुत ही तीव्र गति से निकलेंगी, तब वह जब प्रथम बार कहीं पर टकराएंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, काट छांट करके इतना सीधा खड़ा ढाल बना देंगी कि उसको मुक्त पृष्ठता कहा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से नदियाँ निकली, यहाँ टकराई और यहाँ टकरा के इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा दी कि यहाँ पर एकदम से खड़ा ढाल बन गया, ठीक है। और वहीं पर उत्तलता और फिर वहाँ पर मुक्त पृष्ठता, दो स्थलाकृतियाँ बन के तैयार हो गई, ठीक है। और यह क्रिया बारंबारता, मतलब यह एकदम से लागू रहती है, हमेशा बारों मास लागू रहता है। इसी कारण से तो कोई भी आखिरकार नदियाँ ये अपर्दन के स्रोत हैं, ठीक है। अपर्दन के जब स्रोत हैं तो यह पर्वत कट छट के एकदम जमीन पर आ जाएगा, पेनी प्लेन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह प्रोसेस है अपर्दन का, यह प्रोसेस है कि मतलब यह अभी पर्वत है लेकिन हम ढाल पढ़ा रहे हैं। तो ढाल कितने प्रकार के होते हैं, यही ढाल क्या होता है, जब कट छट करके पूरे पेनी प्लेन में बदल जाता है तो ढाल भी समाप्त हो जाता है, पर्वत भी समाप्त हो जाता है। तो अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ढाल को हम पढ़ रहे हैं तो ढाल बनते कैसे हैं, तो मुख्य रूप से अगर कहीं भी प्रश्न भी आ जाए तो यह समझ लेना, अपक्षय और अपर्दन यह सब भी कार्य करते हैं ढाल को बनाने में, ठीक है। अगर अपक्षय अपर्दन ना होता तो किसी चीज की असलाकृति समझ में ही नहीं आती, बनती ही ना। जो तरह तरह की असलाकृतियां होती हैं वो ना बनती। आखिरकार कहीं पर कट के छटके अलग हो गया तो एक और असलाकृति, और कहीं पर कट छट करके अलग हो गया तो वो किसी और तरीके असलाकृति। हर एक जगह पर अपर्दन और अपक्षय के जो स्रोत होते हैं वह भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं, जिस वजह से किसी भी असलाकृति को भिन्न भिन्न तरीके से काटते हैं और वह असलाकृति भिन्न भिन्न तरीके से हमारे आँखों के सामने उजागर होकर के आती है। अगला देखते हैं, यह जो मुक्त पृष्ठता है, यहाँ पर जल क्या होता है, यहाँ पर अपर्दन का कार्य जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ से जब जल गिरता है और यहाँ पर लड़ता है और लड़ने के बाद इतना काट छाट देता है कि यहाँ का जो ढाल है वह एकदम सीधा हो जाता है और जल डायरेक्ट गिरता है। और यहाँ पर फिर जो लाइन आती है तो एक सरल रेखा के रूप में यहाँ से यहाँ तक फैल जाती है। यह एक सरल रेखा, मतलब कि यह सरल रेखा के रूप में यह रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितने भी कूड़ा करकट यहाँ से कट छट करके अवसाद जो हैं कट छट करके यहाँ पर आ जाते हैं और यह यहाँ से यह ढाल जो यहाँ से यहाँ तक विकसित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अवतलता, मतलब यहाँ से जब नदी यहाँ से यहाँ तक आती है तो इसके बाद यह एकदम से समझ लीजिए जमीनी स्तर पर यहाँ पर नदियाँ पहुँच जाती हैं और यह फिर एकदम पेनी प्लेन के थ्रू प्रवाहित होने लगती हैं और यहाँ पर आकर के यह समुद्र से
ये समुद्र है, ठीक है, यह समुद्र है, समुद्र से मिल जाती हैं नदियाँ और अपने अवसाद जो है यहाँ पर भी जमा करती हुई नदियों में डेल्टा का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसका मतलब आप यह समझ चुके हैं कि जो भी ढाल होते हैं वह 4 तरीके से होते हैं साधारणतया, ठीक है, साधारणतया 4 तरीके से होते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पर कोई गड्ढा हो गया, ठीक है, किसी कारण से, तो यह सरल रेखा ये नहीं हुआ। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है लेकिन गोल मानी जाती है। चंद्रमा पूर्णतः गोल नहीं है लेकिन जब पूर्णमासी जब आती है और उसको देखा जाता है तो पूर्णतः गोल रहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक आकार हम निश्चित कर दिए हैं कि चंद्रमा गोल है तो गोल ही मानिए, उसमें जगह जगह पर अगर गड्ढे हैं छोटे छोटे तो वह मायने नहीं रखते हैं। हम एक संपूर्ण अस्लाकृति को देख रहे हैं, एक पर्वत की संपूर्ण अस्लाकृति को देख रहे हैं। अब उस अस्लाकृति को हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या मुख्य रूप से ढाल हैं। देखिए, यह उतलता मतलब उन्नतोदर ढाल भी इसे कहते हैं। इसे समिट, इंग्लिश में समिट स्लोप भी कहा जाता है और इसे समरूप ढाल भी कहा जाता है। मतलब यह ऐसे ढाल होते हैं जो सामान्यतः पहाड़ियों के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नदियों के प्रवाह से इनकी उत्तलता भी हमेशा बढ़ती जाती है क्योंकि नदियाँ हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं और इनकी उत्तलता मतलब ये फ्लो ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये चीज़ इनका विकसित होता चला जाता है क्योंकि अपरदन नदियों के द्वारा हमेशा यहाँ पर होता ही रह जाता है। इसलिए इन्हें वैक्सिंग स्लोप के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वैक्सिंग स्लोप, ठीक है, उत्तलता को कहीं भी एग्जाम में आ गया वैक्सिंग स्लोप तो वहां पर यह समझ जाइएगा कि यह उत्तलता की बात कर रहा है, सबसे शीर्ष वाले भाग की यह बात कर रहा है। इस ढाल को विकसित करने में अपक्षय मतलब जब अपने स्थान पर चीजें टूट फूट के अलग होती हैं और मृदा सर्पण जो मिट्टी की ऊपरी परत है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पतले चादर की नुमा खिसक जाती है उसी को मृदा सर्पण कहते हैं। तो मुख्य रूप से यह दोनों वहाँ पर भाग लेते हैं। कहने का मतलब अपक्षय और मृदा सर्पण यहाँ मुख्य रूप से भाग लेते हैं और इसी आधार पर वाल्टर पेंक ने इसे वर्धमान स्लोप या वर्धमान ढाल के भी नाम से बताया है। मतलब वर्धमान ढाल अभी कभी आ जाए एग्जाम में तो हिचकिएगा मत, यही उत्तलता मतलब इसी भाग की बात कर रहा है वर्धमान ढाल, ठीक है। तो जितने भी हम उत्तलता के बारे में अभी तक बोल चुके हैं, जितने भी इसके नाम ले चुके हैं, आप उसको पॉज करके लिखते जाइए क्योंकि वह हमेशा काम आएगा। तरह तरह की शब्दावलियां एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, इसलिए जितनी भी शब्दावलियां हैं हम आपको बताते चल रहे हैं। दूसरा आ जाते हैं मुक्त ढाल मतलब मुक्त पृष्ठता। ये जो फ्री वाला पार्ट है, देखिए हर एक ढाल के बारे में ये चारों तत्व भाग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चारों तत्व उसमें मौजूद हों भी, ठीक है। अलग अलग अपना कंडीशन होता है, अलग अलग अपर्दन और अपक्षय होता है। हो सकता है वह कंडीशन वैसा ना हो तो उसमें दूसरा ना हो, तीसरा ना हो, ठीक है। हम आते हैं मुक्त पृष्ठता पर, ठीक है, दूसरा पार्ट। देखिए चूंकि इसमें हम बता चुके हैं मुक्त पृष्ठता का निर्माण किस प्रकार से होता है। जब नदियां पहले उत्तलता से बहती हैं तब वह कहीं पर पहली बार जब टकराती हैं तो वहां पर इतना काट देती हैं, चूंकि वेग इतना ज़्यादा होता है वहां पर खड़ा ढाल बन जाता है। मतलब समरूप ढाल, मतलब इसे समरूप ढाल भी कहा जाता है, ठीक है, उत्तलता को। तो समरूप ढाल के अंत के बाद मतलब जब यह समाप्त होता है तब यह फ्री स्लोप मतलब इसे मुक्त ढाल पृष्ठता को क्या कहेंगे, फ्री स्लोप, इसे फ्री स्लोप कहा जाता है। मतलब कहीं पर रुकावटें नहीं है, ठीक है। तो इसके अंत में यह स्टार्ट होता है जिसको फ्री स्लोप के भी नाम से जाना जाता है। और इसकी जो प्रवणता होती है मतलब ढाल होता है, ठीक है, जो ढाल प्रवणता होती है वह बहुत अधिक होती है। मतलब एकदम खड़े ढाल होते हैं, इन पर अवसाद नहीं रुक पाते हैं। यह हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी स्लोप के जो भी ढाल होते हैं
किन पर ऐसा है कि जो भी अवसाद, जो भी गाद, मतलब जो नदियों के द्वारा कट छट करके बालू पत्थर मिट्टी आते हैं उसे अवसाद या गाद कहते हैं। वह कहाँ पर ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर नहीं रुक पाते हैं, तो वह मुक्त पृष्ठता है, मतलब खड़ा ढाल। अगर पानी गिर रहा है झरने से तो कहाँ पर अवसाद या पत्थर रुकेंगे, वो तो डायरेक्ट नीचे गिरेंगे। तो जब नीचे गिरेंगे तो यही एक पार्ट होता है, यह फ्री स्लोप ही होता है जहाँ पर अवसाद नहीं रुक पाते हैं। देखिए, कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको, जितने भी पार्ट हैं, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सरलता से आपको हम समझा दें, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। अब चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं क्योंकि पूछा एग्जाम में ऐसे ही जा रहा है कि आप क्या जानते हैं। किताबें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी, आप क्या जाने, ठीक है, आप यही जाने, इसी प्रकार से जाने। अब इसी प्रकार की शब्दावलियां भी आप यूज कीजिए और इसी प्रकार से एकदम सरल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन भी कीजिए किसी के भी सामने, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे मेंस का हो, ठीक है। आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप अपने आत्मविश्वास को और ज़्यादा उजागर कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं आप उसको अपने तरीके से बहुत ही सरलता पूर्वक यहाँ पर प्रेजेंट कर दे रहे हैं। और आपको क्या चाहिए, आप किताबी कीड़ा बनकर के किताबी भाषा का यूज करें तो आप रटते रह जाएंगे ना। कितनी सारी लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी नॉलेज रखे हुए हैं जिनको याद करते करते आपकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन आपको याद नहीं होगा। बस आप कोशिश करिए, उन चीज़ों को समझिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप पूरी लाइब्रेरी लिख डालेंगे, ठीक है। पढ़ने की तो छोड़ दीजिए, आप लाइब्रेरी लिख डालेंगे, लेकिन आप समझते रहिए। अब ये 4 पार्ट हो गए श्लोक के, ठीक है। 4 पार्ट में आपसे कहीं पर भी पूछा जाए क्या कैसे है, कैसे निर्माण हुआ, तो आप निश्चित रूप से इसको बता देंगे। तीसरा है सरल रेखीय ढाल, मतलब रेक्टिलिनियर ढाल, मतलब यहाँ पर रेक्टिलिनियर स्लोप भी इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी खूबी क्या है। देखिए, यह सरल ढाल यहाँ पर मुक्त ढाल के अंत से स्टार्ट होता है और यहाँ पर अवतल ढाल की स्टार्टिंग से यह खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अवसाद की मात्रा आकर के रुकती है। तो सीधी सी बात है, जब यह उन्नतोदर ढाल से जब भी कोई भी अवसाद बहता है तो वह सीधा गिरता है, ठीक है। फ्री ढाल पर तो अवसाद रुकता नहीं है। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चूंकि यह ढाल का सबसे विस्तृत क्षेत्र होता है, ठीक है, यह तीसरा ढाल का सबसे विस्तृत क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर अवसाद बहुत अधिक मात्रा में आकर के जमा होते हैं। और साथ में इसका अपर्दन भी होता रहता है, क्योंकि नदियाँ तो बह ही नहीं हैं। जब नदियाँ बह रही हैं तो अपर्दन तो होगा ही, लेकिन अपेक्षाकृत कम होगा। लेकिन जितना अपर्दन होता रहता है वहाँ पर अवसाद उतना आकर के जमा होता रहता है, क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य है कि यहाँ पर जब भी ऊंचाई रहती है वहाँ पर अपर्दन तो होगा ही और अत्यधिक मात्रा में होगा, क्योंकि वहाँ पर जब नदियाँ निकलती हैं बहुत वेग से रहती हैं तो नदियाँ इसको छोटा करती जा रही हैं और यहाँ पर अपने गाद को जमा करती जा रही हैं। यहाँ भी अपर्दन होता रहता है, लेकिन होता क्या है, यह जहाँ जितना अपर्दन होता है उतना गाद ऊपर से आकर के यहाँ पर जमा होता चला जाता है। इसीलिए इसे स्थिर सतत ढाल भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर स्थिर सतत ढाल, मतलब स्थिर, ना यह ढाल घट रहा है ना बढ़ रहा है, स्थिर हो गया, ठीक है। यह स्थिर की संज्ञा हुई, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। और सतत ढाल मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, स्थिर सतत ढाल, हमेशा वह ढाल बना ही रह जा रहा है। देखिए, इसे कई नाम से जाना जाता है। इसे मलबा ढाल के भी नाम से जाना जाता है, इसे सतत स्थिर ढाल के भी नाम से जाना जाता है, इसे रिपोज ढाल के भी नाम से जाना जाता है। रिपोज क्यों कहा जाता है कि रिपोज मतलब कि यह पहले कटता है, ठीक है, पुनः भरता है, ठीक है, कटता है पुनः भरता है, रुक जाता है, भर करके फिर रुक जाता है, फिर घटता है, फिर भर जाता है। मतलब ऊपर से अपर्दन होता रहता है, कटता रहता है, भरता रहता है, इसलिए रिपोज नाम से भी इसे जाना जाता है।
इसे मलबा नियंत्रक ढाल भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जब मलबा गिरता है ऊपर से तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नियंत्रक मतलब उनका नियंत्रण करता है, क्योंकि यहाँ पर वह रुक जाते हैं, जितने भी मलबा होते हैं ऊपर से यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं, इसलिए मलबा नियंत्रक ढाल भी इन्हें कहा जाता है। चौथा आता है अवतलता, मतलब अवतल ढाल। ठीक है, यह पेडिमेंट स्लोप के भी नाम से यह जाना जाता है। वेनिंग ढाल मतलब वेनिंग स्लोप के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। अब देखते हैं यह होते क्या हैं, चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं चौथा है, तो चौथा का मतलब सबसे ऊपरी उत्तलता ढाल, ठीक है, फ्री स्लोप ढाल, फिर यहाँ पर सरल रेखीय ढाल, वहाँ पर अवतल ढाल। अवतल ढाल को समझ लीजिए एक पाद ढाल, मतलब एकदम से पद, मतलब कि एकदम जैसे होता नहीं है कि एकदम से चरण, पद मतलब चरण होता है, तो यहाँ पर एकदम निचला ढाल के नाम से इसे जाना जाता है। इसको भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे क्या होता है, इसका पहला नाम अवतल ढाल, कहने का मतलब इसे उत्तल ढाल, ठीक है, ऊपर वाले को उत्तल ढाल, मतलब यह इस तरीके का रहता है ना, ठीक है, और यह क्या है, यह इस तरीके का रहता है, ठीक है। यहाँ पर अपर्दन इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर भराव, मतलब कि यहाँ पर जो गाद आते हैं वह उतने नहीं पट पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गहराई होती है नदियों की, यहाँ से जा करके फिर समुद्र से मिलने के लिए नदियाँ चली जाती हैं समुद्र में, लेकिन यहाँ पर अपर्दन जो होता है वो डायरेक्ट समुद्रों में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से अवतल की आकृति बनाते हुए यहाँ पर नदियाँ क्रॉस करती हैं और यहाँ पर गड्ढा उत्पन्न हो जाता है। इसे घाटी तलागार भी कहा जाता है, क्योंकि चूंकि यह गहरी है, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की आकृति है, तो इसे घाटी तलागार ढाल भी कहा जाता है। चूंकि यह चौथे नंबर पे है, एकदम अवतल ढाल है, चौथा पार्ट है, चौथा तत्व है किसी भी ढाल का, और वह इस तरीके का है, इसे घाटी तलागार भी कहा जाता है। इसे अध धूलन ढाल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपर्दन के द्वारा सिर्फ कटता छटता है, ठीक है, यहाँ पर धुलता रहता है, समझ लीजिए मिट्टियाँ जो होती हैं, जो भी नदियाँ आती हैं, यह काट छांट करके सीधा ले जा करके समुद्रों में डेल्टा के रूप में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से इस तरीके से अवतल का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर अधधूलन ढाल के भी यह नाम से जाना जाता है। देखिए, ढाल हमेशा बदलता रहता है, एक तरीके से वह नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर देखिए यहाँ पर अंतर्जात बल है, ठीक है, और यहाँ बहिर्जात बल है। अब होता क्या है कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ये हम चूंकि पढ़ा भी चुके हैं, आप पीछे जाकर देख लीजिए, इन्हीं दोनों का नतीजा होता है किसी असलाकृति का जो ढाल होता है, जो आकार होता है, जो भी उसके ग्रेडियंट होते हैं, वह निर्भर करते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बलों पर। देखिए, अंतर्जात बल के कारण यहाँ पर लंबवत असमानता पैदा होती है, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी दो प्लेटें आपस में टकराएं, ठीक है, जब टकराती हैं तो वहाँ हलचलें पैदा होती हैं पृथ्वी के निचले भाग में, ठीक है, अंदर, ठीक है। अंतर्जात बल आप जाकर के पढ़ लीजिए तो यह आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जब टकराएंगी तो पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया, पृथ्वी के ऊपर इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ हो सकता है भूमि ऊपर की तरफ उठने लगे, ठीक है। अब देखिए, कोई भी असलाकृति बनी तो होता क्या है, लंबवत, यह क्या कह रहा है, अंतर्जात बल किसी भी असलाकृति का लंबवत परिवर्तन का कारण होता है, अर्थात स्लोप इवोल्यूशन, मतलब ढाल का सृजन होता है, विकास नहीं सृजन होता है। देखिए, अगर यहां दो प्लेटें लड़ रही हैं तब क्या हो गया, ढाल का विकास, मतलब ढाल का डेवलपमेंट होगा, या ढाल या स्लोप का एवोल्यूशन होगा, या ढाल का सृजन होगा। देखिए, सृजन और विकास ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। देखिए, ढाल को कब आप मानेंगे कि ढाल का विकास हो रहा है, ठीक है, आप कब मानेंगे ढाल का विकास हो ही रहा है। देखिए, होता क्या है, हमेशा
इसी में आप गलत करके चले आएंगे। ढाल का विकास और ढाल का सृजन। ढाल का सृजन अंतर्जात बल के कारण होता है। सृजन मतलब उत्पन्न होना, और ढाल का डेवलपमेंट यह क्या होता है, बहिर्जात बल के कारण होता है। अब बहिर्जात बल में क्या होता है, जब कोई पर्वत है, ठीक है, यह पर्वत है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ, अंतर्जात बल के कारण, ठीक है। बहिर्जात बल तो हमेशा चीजों को काटते रहते हैं। बहिर्जात बल वो होते हैं हवा, पानी, गर्मी, तापमान, ये सब होते हैं बहिर्जात बल, और उनका कार्य सिर्फ एक होता है, किसी भी स्थलाकृति को जो पेनी प्लेन में नहीं उसे पेनी प्लेन में परिवर्तित कर देना। तो होता क्या है, यहां से यह ढाल जो है यह खत्म करने का काम करेगा। इसी ढाल को खत्म करेगा, यह स्थलाकृति ही समाप्त हो जाएगी। और यह क्या करता है, आंतरिक जो हलचलें होती हैं उससे क्या हो गया, ज्वालामुखी फूटा तब भी स्थलाकृति बन गई, ठीक है। भूकंप आया तो एक जगह बलन पैदा हो गया, तब भी एक स्थलाकृति पैदा हो गई इस तरीके की, ठीक है। और यहां पर जब पूरी तरीके से ये दोनों प्लेटें आपस में लड़ी तो कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर एक नई स्थलाकृति को जन्म देने के लिए विवश कर देते हैं। और बहिर्जात बल क्या करते हैं, इस ढाल को, ठीक है, चूंकि अभी हम आपको बताए हैं कि ढाल के 4 तत्व होते हैं, तो ये फ्री स्लोप, ये और ये, ठीक है, ये 4 तत्व हैं। अब ये बहिर्जात बल पानी हुआ, ठीक है, पानी, हवा, तापमान, ये सब चीजें क्या हुई, यहां पर अगर यहां पर उन्नतोदर ढाल, यहां पर फ्री स्लोप, यहां पर सीधा ढाल, यहां पर अवतल ढाल, तो यह जो होता है यहां से काटा, यहां बराबर किया तो इसको ऐसे कर दिया। अब यह जो है इसको ऐसे कर दिया, फिर यहां जब कट ही रहा है, कट कट के नीचे ही गिर रहा है तो ये ऐसे हो गया। फिर क्या हुआ, इस लगातार इसको काटता ही नदियां इसको काटती ही रहेंगी तो यहां से ऐसे हो गया। तो होता क्या है, कभी यह ऐसे था लेकिन यह कट गया, अब ऐसे हो गया। तो जब ऐसे कट के ढेर सारे पार्ट कट के एक सरल सीधी रेखा में ढाल परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको स्लोप डेवलपमेंट कहते हैं। ना कि यहाँ पर उठ करके ढेर सारे ढाल बन गए और यहाँ पर आ गया तो उसको स्लोप डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, स्लोप डेवलपमेंट का मुख्य कारण बहिर्जात बल के जो अपर्दन के स्रोत होते हैं वही होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा स्लोप डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप तो इवोल्यूशन हो रहा है, उसका वह सृजन हो रहा है, स्लोप बन अभी रहे हैं, ऊपर जब उठ रहे हैं तो गुम्बदाकार एक आकृति बन रही है। अब यह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, साथ साथ अपर्दन भी होता जा रहा है। जो अपर्दन हो रहा है वह इसकी स्थलाकृति को निश्चित कर रहा है कि यह दिखे कैसे, ठीक है। लेकिन चूंकि जो उत्थान है वह अत्यधिक रहता है और अपर्दन उसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कम रहता है, इसलिए यह उठता चला जाता है, लेकिन अपर्दन अपना कार्य करता रहता है। इसलिए यह एक स्थलाकृति के रूप में, एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति के रूप में हमारे आगे परिलक्षित होता है। उसके बाद यह जब फिर बढ़ जाता है और अपर्दन चालू रहता है तो यहाँ पर घटाव पैदा होता है। अब घटेगा कहाँ, जहाँ पर तीव्रता रहेगा बहिर्जात बल के स्रोतों का, ठीक है, यहाँ पर कटाव ज़्यादा होगा तो निचला ये स्थान ऊपरी नीचे होता चला आएगा। और यह मलबा जो यह कटा, आखिरकार यह कटा तो यह एक मलबे के रूप में परिवर्तित हुआ। जब मलबे के रूप में परिवर्तित हुआ तो यह गिर करके कहाँ पर जमने लगा, यहाँ पर जमने लगेगा तो ये इतना पूरा कट जाएगा और यह जो इतने स्लोप हैं वो बढ़ करके एकदम स्लोप के रूप में आ जाएंगे। इसे कहते हैं स्लोप डेवलपमेंट। इसको हम अगली क्लास में अच्छे से समझाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का कारण होता है स्लोप में बदलाव, ठीक है। अब हम अगली क्लास में आपको अच्छे से समझाएंगे कि यह स्लोप डेवलपमेंट आखिरकार होता क्या है, इनके कोण में जो परिवर्तन होते हैं वह होते क्या हैं, ठीक है। कई प्रकार के ऐसे, कभी आप सड़क पे जा रहे हो, पत्थर गड़ा हो, वहाँ पर समुद्र तल से इतने किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है। कभी आप सड़क से जा रहे हो, वहाँ पर पत्थर गड़ा रहता है और उसमें लिखा रहता है समुद्र तल से 30 मीटर ऊंचाई, 40 मीटर ऊंचाई, और बहुत सारे ऐसे कोण लिखे रहते हैं तो जो कि हम देखते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। हम उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यह स्पॉट हाइट क्या है, बेंचमार्क क्या है, ट्रिक पॉइंट क्या है, ये सारे जितने भी एंगल होते हैं इनको हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न
पूछे जाते हैं और उनका आंसर हमें कैसे देना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आप स्लोप के ही साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिए जाएंगे सिर्फ ज्योग्राफी के ही दिए जाएंगे। अगर आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा हो या कहीं पर डाउट हो और कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं सरल से सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं कल इसी वीडियो के साथ इसके आगे वाले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।